तो लास्ट लेक्चर में आपने इथाइलमाइन और एनिलीन की कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल कार्बाइलमाइन टेस्ट, देन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, फिर एसाइलेशन, ओके, एंड देन अल्काइलेशन। ओके, सो these reactions are completed. देखो ये एसाइलेशन था एंड फाइनली अल्काइलेशन। ओके, तो चलो ये सब थियोरीज आपने पढ़ ली है। अब इसके बाद एनिलीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी है, एनिलीन इन शॉर्ट अमाइंस की, और वो रिएक्शन है रिएक्शंस विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसको हम बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसकी हम अमाइन के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो देखो अमाइंस, भाई अमाइंस का फॉर्मूला क्या है, RnH2, और ये हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? सो आंसर इज हिंसबर्ग रिएजेंट इज रिएक्टेड विद द अमाइंस व्हिच हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। मतलब जहां भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जब होंगे ना तब ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसी होगी देख लो। सपोज वी आर टेकिंग C2H5NH2, इट इज इथेनेमाइन, वी नो। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लो, बेंजीन सल्फोनाइल मतलब SO2 और उसके साथ Cl, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये रिएजेंट रिएक्शन करेगा किसके साथ? द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन, बनाएगा HCl, और बाकी का आपको सॉल्ट मिल जाएगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? C2H5NH, then SO2 benzene, then SO2 benzene, और इसका नाम है इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, and this is 2 degree amine. Why 2 degree? Because nitrogen contains now 1 hydrogen atom. Okay, very simple reaction. चलो फिर हम एनिलीन लेते हैं। उसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। मैकेनिज्म चलो वो तो पता चल ही गया होगा, क्या? यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाला Cl, we will get HCl as a side product, और मेन रिएजेंट आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर, मतलब बेंजीन के साथ जो NH2 था उसमें से NH, फिर SO2 एंड देन बेंजीन। इसका नाम होगा फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। Okay, and this one is also 2 degree. In short, if we take primary amine, then we are getting secondary sulfonamide. See in the both of the cases. चलो थर्ड एग्जांपल, में हम ले रहे हैं ये C2H5NH C2H5. Name this compound fast. ethyl ethanamide. N-ethyl ethanamide. N-ethyl ethanamine होगा भाई, डाइथाइलमाइन। ओके, डाइथाइलमाइन। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl, we will get HCl, and as a side product we will get N and 2 times C2H5 and then SO2 benzene. Here we are getting diethyl benzene
sulfonamide, and this one is 3 degree. Why? Because there is no hydrogen associated with nitrogen right now. Okay, तो जो प्राइमरी अमाइन लेते हैं तो सेकेंडरी सल्फोनेमाइड, और सेकेंडरी अमाइन लेते हैं तो फिर टर्शरी सल्फोनेमाइड मिलेगा। अब इसका यूज कहां पे किया? तो इसका यूज किया अमाइंस की प्रिपरेशन में। अगेन इसका यूज किया अमाइंस की प्रिपरेशन में। देखो कैसे। सपोज वी आर टेकिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का मिक्सचर। अब 1 सेकेंड, मिक्सचर कब मिलेगा? मिक्स क्यों किया? अगर हमें अलग ही करना था तो याद करो एक रिएक्शन C2H5NH2, इसकी Cl के साथ रिएक्शन एट प्राइमरी स्टेज, सॉरी HCl के साथ रिएक्शन। जस्ट अ मिनट, थोड़ी गलती हो गई। अगेन C2H5Cl, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन, वी आर गेटिंग C2H5NH3 plus Cl minus, and then इसके पास क्या है एडिशनल HCl, तो उसको रिमूव करने के लिए NaOH यूज करेंगे, जिससे आपको मिलेगा C2H5NH2। अब ये अमोनिया गैस है, इसलिए जब भी हम इथाइल क्लोराइड में से पास करेंगे इट इज अ लिक्विड कंपाउंड, तो इसमें से अगर पास करेंगे तो क्लोज कंटेनर ही रखेंगे, तो फिर हमें ये मिलेगा, और फिर आप साइड में से HCl NaOH ऐड करते जाओ जिससे आपको ये मिल जाएगा। बट दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ C2H5, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है, जिससे आपको मिल जाएगा ये H और Cl, then we are getting HCl, so C2H5NH, C2H5, again C2H5NH, C2H5, and this is diethylamine, isn't it? And then again it is reacted with C2H5Cl, and this hydrogen is attached with Cl to give HCl, and then we are getting C2H5 tri-C, C2H5 thrice and triethylamine। और भी रिएक्शन हो सकती है, याद आई होगी, ये एमोनोलिसिस रिएक्शन है। So in this process we are getting primary amine as well as secondary amine as well as tertiary amine। तो अगर तीनों को सेपरेट करना है हमें, तो तीनों इस रिएक्शन से हमें तो तीनों का मिक्सचर ही मिलेगा, तो अगर तीनों को हमें सेपरेट करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लो। तो उसके लिए हम यहां पे ले रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, तीनों का मिक्सचर, and it is reacted with Hinsberg's reagent, that is our benzene sulfonyl chloride। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो जितना भी प्राइमरी अमाइन है ना, that is converted into secondary sulfonamide। अभी हमने सिखाया प्राइमरी अमाइन is converted into secondary sulfonamide, जितना भी सेकेंडरी अमाइन है that is converted into tertiary sulfonamide, और जितना भी टर्शियरी अमाइन है that would be converted in, that will not react। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला क्या है, R3N, and it doesn't have any hydrogen atom, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, जिससे क्या होगा, इसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि पहले से मैंने बता दिया था कि हिंसबर्ग्स रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड reacts with the compound which contains hydrogen associated with nitrogen। ओके, तो चलो तीनों का मिक्सचर मिल गया, एंड नाउ वी कैन ऐड व्हिच थिंग, HCl, concentrated HCl, जिससे क्या होगा, all the amines have basic characteristic, हमने पढ़ लिया है, so all the bases are soluble in HCl, but here primary amine and secondary amine both are converted into salts, these are salts, but tertiary amine doesn't react with benzene sulfonyl chloride, so that it is in original form, means its basic characteristics is retained, मतलब वो ऐसे के वैसे ही रहेगी। That's why what happens, जब भी हम HCl ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी सल्फोनेमाइड
and tertiary sulfonamide both becomes insoluble. Okay, where tertiary amine is soluble. That's why here we will use the funnel जिसके अंदर फिल्टर पेपर रख दिया है. ओके, इससे हम फिल्टर कर देंगे तीनों का मिक्सचर आफ्टर एडिंग HCl. और इससे क्या होगा कि ये जो सॉल्युबल हो गया वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में आपको मिलेगा और जो इनसॉल्युबल है वो रेसिड्यू के फॉर्म में आपको मिलेगा. ओके, ये फिल्ट्रेट का अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन किया जिससे आपको टर्शियरी अमाइन प्योर फॉर्म में मिल गया. यहाँ पे टर्शियरी अमाइन था बट इट वाज इन मिक्सचर and here it is now getting separated. Okay, तो टर्शियरी अमाइन पहले रिलीज हो जाएगा. Then after रेसिड्यू में ऐड करो KOH. अगेन सेकेंडरी सल्फोनेमाइड के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है. याद करो, आगे वाला देख लो. सेकेंडरी सल्फोनेमाइड still contains one hydrogen associated with nitrogen. So HCl के साथ तो पहले रिएक्शन हो गई, ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे. लेकिन अब जब हम KOH ऐड करेंगे तो सेकेंडरी सल्फोनेमाइड कैन रिएक्ट विद KOH because it contains hydrogen associated with nitrogen, where tertiary sulfonamide will be insoluble. In short, जो रिएक्ट करेगा वो soluble है. So secondary sulfonamide is now it is soluble, and tertiary sulfonamide it is insoluble. Okay, अब इससे क्या होगा, एक soluble एक insoluble. Again we can use funnel filtration method. अंदर फिल्टर पेपर रख दिया है और ये मिक्सचर आफ्टर एडिशन ऑफ KOH ये पूरा मिक्सचर यहाँ पे हमने रख दिया, जिससे क्या होगा कि जो सॉल्युबल है वो मिलेगा यहाँ पे फिल्ट्रेट पे और जो ऊपर से रहेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे रेसिड्यू. तो अगर हमने फिल्ट्रेट का न्यूट्रलाइजेशन किया देन वी आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन. ओके, एंड देन हियर रेसिड्यू का अगर हमने न्यूट्रलाइजेशन किया, न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ NaOH. ओके, चलो न्यूट्रलाइजेशन आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन. भाई टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक छोटा सा पैरा दे दिया है कैसे हम सेपरेट करेंगे. मैंने अपनी तरीके से पूरी की थी, पूरी थियोरी मैंने इलेबोरेट की है. चलो अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब सिंपल रिएक्शन देख लो, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, और वो हम लेंगे दो पार्ट्स. देखो कैसे. सपोज फर्स्ट वी आर टेकिंग एनिलीन. अगर हमने इसकी रिएक्शन Br2H2O के साथ की, so this NH2 group is ortho-para-directing group, but it is more familiar with Br2, so that we are getting total 3 Br at second, fourth and sixth position. Okay, second, fourth and sixth position पे three Br मिलेंगे. So from aniline we are getting 2, 4, 6. Aniline. But now I want only at one place Br, at para, not at ortho, मतलब second and fourth position, because from this para bromoaniline we can prepare paracetamol drug. ओके, तो अगर वो ड्रग फिर चाहिए तो ये दोनों Br उस टाइम पे नहीं होने चाहिए.
तो फिर उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे देख लो ध्यान से। फर्स्ट वी आर टेकिंग एनिलीन दैट इज NH2 बेंजीन रिंग। अब इसका हम असाइलेशन करते हैं। असाइलेशन किसके प्रेजेंस में होगा? कैटलिस्ट कौन सा याद है किसी को? एनीवन? अल्कोहलिक KOH, सॉरी pyridine। और रिएजेंट कौन सा? दो रिएजेंट थे, CH3CO twice और CH3COCl। एनी वन रिएजेंट कैन बी यूज्ड, ऐसा नहीं कि यही यूज कर, लेकिन यहाँ पे ये यूज करेंगे क्यों अभी आपको पता चलेगा आगे, जिससे आपको प्रोडक्ट मिलेगी बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। दिस इज एसिटेनिलाइड। दिस वन इज NHCO और इज एनिलाइड ग्रुप, और नाम होगा N-phenyl इथेनेमाइड। ओके, N-phenyl इथेनेमाइड। अब N-phenyl इथेनेमाइड की आगे फिर इसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे। अगेन ब्रोमिनेशन के लिए रिएजेंट Br2, और यहाँ पे हम एज अ कैटलिस्ट लेंगे CH3COOH, मतलब रिएजेंट। तो यहाँ पे अगर हमने ये रिएजेंट यूज किया ना एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसकी साइड प्रोडक्ट में ही एसिटिक एसिड रिलीज हो जाता है, तो रिएक्शन मिक्सचर में वो वही रखेंगे हम। ये है अपना एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, और अब ये जो NHCOCH3 है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस एट ओनली पैरा प्लेस Br इज पॉसिबल। क्योंकि अगर यहाँ पे अटैच होगा तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स एंड ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, अगेन विच वन? डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। इससे क्या होगा कि आपको Br पैरा पोजीशन पे ही मिलेगा। इसका नाम है पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड। या तो फिर 4-ब्रोमो N-phenyl इथेनेमाइड, जो भी बोलो। और फिर उसके बाद अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। चलो अब तो पता ही है वाटर में 2 आयंस H+ एंड OH-। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, जिससे आपको मेन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए थी वो आपको मिल गई। मतलब Br को यहाँ पे उल्लू बनाया। पहले Br अगर अटैच होता था तो तीनों पोजीशन पे आता था, फिर हमने क्या किया, जिससे ये Br दूर भागता था वो ग्रुप है अपना एनिलाइड, जिससे सिर्फ पहला पोजीशन पे ही आएगा, इन दोनों पोजीशन पे वो नहीं आएगा। ओके, और फिर एक बार Br आ गया तो चलो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इसका नाम है पैराब्रोमो एनिलीन और 4-ब्रोमो एनिलीन, 4-ब्रोमो बेंजीनेमाइन बोलेंगे ना IUPAC में। चलो अब डीएक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि ये जो NHCOCH3 ग्रुप है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास आफ्टर मेकिंग 2 बॉन्ड्स इट हैज 2 लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगी तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। अगर यहाँ पे शिफ्ट हुई तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग पेयर ऑक्सीजन पे चली जाएगी, जिससे यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, देख लो डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा, जिससे ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे 3 lone pairs and then CH3. So due to continuous and fast conversion, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? ये कंटिन्यूअस, जिससे ये पूरा जो NHCOCH3 ग्रुप है ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, जिससे Br सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नहीं आ सकता था। देख लो ये वाला, यहाँ पे इन दोनों प्लेस पे फिर वो ज्वाइन नहीं होगा। दैट्स इट। ओके, चलो तो सबको समझ में आ गया होगा भाई डीएक्टिवेटिंग। चलो अब इसी की एक दूसरी एक इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे। बेंजीन के ऊपर NH2, ये तो है ही अपना एनिलीन,
अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो याद हो तो ये दोनों रिएजेंट कब यूज होते थे? नाइट्रेशन के वक्त, जिससे क्या होगा, वो NO2+ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? NO2+ क्रिएट होगा, और वो NO2+ फिर बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। फिर ये NO2+ बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। तो कहां पे अटैच होगा? देन सेम, it will be attached to the सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। अगेन यहाँ पे आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ पे 288 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, जिससे आपको क्या मिलेगा? बेंजीन के ऊपर NH2, पैरा पोजीशन पे NO2, मेटा पोजीशन पे NO2 और ऑर्थो पोजीशन पे NO2। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिला इसका है 51%, 47% एंड 2%। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैरा। तो अगेन इसकी रिएक्शन हम कैसे करेंगे? बेंजीन के ऊपर NH2, नाम है एनिलीन, and then after it is reacted with CH3CO twice O, pyridine, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, नाम है एसिटेनिलाइड, and then after it is reacted with concentrated HNO3, concentrated H2SO4, okay, at 288 Kelvin temperature, and then we are getting at para position NHCOCH3, और उसके पैरा पोजीशन पे आएगा NO2, मींस पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइड। Okay, and then after, in presence of H+ or OH-, that means hydrolysis, तो क्या होगा? गैस, गैस द प्रोडक्ट, यहाँ पे ऊपर NH2 आ जाएगा। ओके, और इसका नाम है पैरा नाइट्रो और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद एक और रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो जनरली सल्फोनेशन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या तो फिर ओलियम। तो बेंजीन के ऊपर NH2, इट्स नेम इज एनिलीन। ओके, रिएक्शन से चलो H2SO4 का जब आयोनाइजेशन होगा, आयन इज रिलीज, देन व्हिच अनदर आयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2SO4? H+ इज रिलीज, तो दूसरा आयन कौन सा होगा? SO4 2-। गुड, SO नहीं भाई, HSO4 1-। So nitrogen contains one lone pair, so that H+ is attached to the NH2 on benzene ring. So we are getting NH3+ and HSO4 1-। इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एंड देन अब इसको अगर हमने हीट किया एट 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर,
की रेंज में। इतना टेम्परेचर आया तो फिर वो हीटर बंद कर दिया, और इतना टेम्परेचर हुआ तो फिर हमने हीटर ऑन कर दिया, मतलब टेम्परेचर इसके रेंज में रखा है। इससे क्या होगा ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, hydrogen from para position, this one, hydrogen from NH3 plus, and one oxygen from HSO4 1 minus, we will get H2. So after losing H plus, what is obtained here? NH2, देख लो, H plus ऐड करके ही बना था। यस, ओके। और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन गया, तो अब अगर इसमें से O निकल गया तो बाकी का बचा SO3H, ओके। और ये है सल्फानिलिक एसिड। दिस वन इज सल्फानिलिक एसिड। और ये जो सल्फानिलिक एसिड है, उसका अगर हमने आयोडाइजेशन किया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन वो ऊपर ट्रांसफर होगा, जिससे ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। और बना क्या, बेंजीन के ऊपर NH3 प्लस और SO3 1 माइनस। तो इसको हम बोलेंगे ज्वीटर आयन। दिस वन इज ज्वीटर आयन, ओके। दूसरा नाम है उसका डायपोल आयन। फिर दो पोल्स क्रिएट हो गए, और ये एम्फोटेरिक नेचर है इसका। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स while reacting with acid it will act as a base, and while reacting with a base it will act as an acid। क्योंकि एसिड का मेन आयन H plus, बेस का मेन आयन OH minus, so whenever we are adding H plus, then this negative charge will balance the H plus ion, and if we are adding base, that means OH minus, then this positive charge will balance this OH minus ion. That's why here this zwitter ion acts as a dipole ion, मतलब एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक, ओके। चलो अब याद करो फ्रीडल क्राफ्ट्स। जस्ट याद करो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो उसमें दो रिएक्शन होती थी, एक था अल्काइलेशन और दूसरा था साइलेशन। So in alkylation generally CH3Cl reagent is used, here CH3COCl reagent is used, but in both of the cases Friedel-Crafts catalyst is used। पता है कौन सा? What is Friedel-Crafts catalyst? 11th चैप्टर में भी आया है, और 11th के 13th चैप्टर में भी आया था। Friedel-Crafts catalyst नाम पता है किसी को? It is AlCl3, aluminium chloride, AlCl3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? It can attract the lone pair। So in both of the cases here Cl can be removed, जिससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 प्लस और यहाँ पे CH3CO प्लस। बोथ आर इलेक्ट्रोफिलिक आयन। विच वन? ये 11 का रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोफिलिक आयन, तो इलेक्ट्रोफिलिक आयन फिर रिलीज होगा, तो वो AlCl के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर ये CH3 प्लस और CH3CO प्लस वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो एनिलीन की फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनिलीन कंटेन्स इटसेल्फ लोन पेयर on nitrogen atom। So at that time AlCl3 reacts with the lone pair of NH2 instead of reacting with the Cl of CH3Cl or Cl of CH3COCl। मतलब इसके साथ रिएक्शन से पहले वो इसी के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा,
बिकॉज AlCl3 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, तो उसको तो लोन पेयर से मतलब है, तो वो तो कहीं से भी ले जाएगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। ओके, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब ये फ्रेडोक्रेब्स रिएक्शन इसकी पॉसिबल ही नहीं है, इसकी एनिलीन की, तभी तो हमने pyridine कैटालिस्ट यूज किया था। ओके, तो अगेन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि हियर एमिनो ग्रुप of aniline reacts with the AlCl3 to give the deactivating group, मतलब फिर दूसरा कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। असाइलेशन में मैंने यही रीजन आपको पहले बता दिया था। ओके, तो वही हमने यहाँ पे फिर से समझाया क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फाइनली एक लेक्चर का काम बाकी बचता है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट सेशन से ले लेंगे। ओके, जिससे ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की वो रिएक्शंस। ओके, इसमें से आपने सैंड बेस रिएक्शन पढ़ ली है। ओके, और बाकी की रिएक्शन फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। ओके, देन गुड बाय फॉर टुडे।